दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में प्रस्तुत है हिंदी विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। इस वीडियो में आज हम हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा हिंदी की प्रमुख उपभाषा और बोलियों से संबंधित जानकारी को कवर करेंगे। ये वीडियो हिंदी विषय से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए यानी स्नातक, परास्नातक के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में एक एक लाइन कवर करेंगे, जिससे आप हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ सकें और तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका जानते हैं। तो हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य और आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार, सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता यानी टोलरेशन भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन यानी नया जीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से ये सदैव विजयी रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासु साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांतः सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का भी सृजन करते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं, तो भारतेंदु प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सरिसम सब कर हित होई बताया जाता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के बाद आइए जानते हैं जिस हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति या इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। याद रखिएगा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था और ईरान यानी फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदुकुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए, तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी या फारस भाषा में शब्द की प्रथम स ध्वनि को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं। इसलिए सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगने के कारण हिंदिक यानी हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो मूल रूप से संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है।
अब आइए जानते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। हिंदी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। हिंदी नहीं बल्कि भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र हमेशा गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील रहा है। इसीलिए भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा है। ये दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और दर्शन आदि की रचना हुई। दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई। और आगे चलकर यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई। धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया। इस भाषा में यानी पाली भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुट्ट पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथाओं की रचना हुई। किंतु भाषा के दो रूप हमेशा प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा लौकिक यानी बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगीं और जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। और पाली भाषा में ही ऐसा हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ और यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से ये पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति या बिगड़ना आना शुरू हुआ। जैसे गाथा शब्द गाहा और दोहा शब्द दूहा के रूप में परिवर्तित हो गए, तो अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता और मधुरता वाली भाषा का भी उद्भव हुआ। उसे अवहट्ट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी दो रचनाएं लिखी थीं, पहली कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है तो आप जान सकते हैं। सबसे व्याकरण निष्ठ जो वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृति आम बोलचाल में धीरे धीरे परिवर्तित होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी के रूप में, मूल जो हमारा वर्तमान हिंदी है उसके रूप में आधुनिक काल में ये व्यवस्थित हुई। अवहट्ट की कृतियों में देखिए, देसिल बअना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अवहट्टा। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों और बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों और बोलियों से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों और दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों और नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा, इसलिए हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई दिया। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर कर के आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है, याद रखिएगा। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से बहुश्रुत बनती है और ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के आचार्य हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा था। तो अपभ्रंश भाषा के व्याकरण शब्दानुशासन के लेखक आचार्य हेमचंद्राचार्य हैं। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थीं और अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थीं। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया। पहला क्या है, पश्चिमी हिंदी, और दूसरा पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना है, और हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश यानी जिसको सौरसेनी अपभ्रंश कहा जाए, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं और मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिससे हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का उद्भव हुआ है, इसमें पहला तो सौरसेनी अपभ्रंश है, दूसरा मागधी अपभ्रंश है और तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश है। और ये अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां देखिए। इसमें पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, जिसकी बोलियां खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू तथा कन्नौजी हैं। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। राजस्थानी उपभाषा की बोलियों में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हैं। इसी तरह पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियां हैं तथा बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां शामिल हैं। तो हिंदी में 5 उपभाषाएं, यहाँ से आप देखेंगे हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा। हिंदी में मान्य रूप से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल हैं। इसको आइए हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहु प्रचलित बोली जाती वाली भाषा। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि की रचनाएं हुई हैं। और ये जब खड़ी बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी, मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी, फारसी के शब्द भी शामिल होते गए और ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है और वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सबसे महत्वपूर्ण खड़ी बोली है और वर्तमान में खड़ी बोली को जो है उत्तर और पश्चिमी भारत में सर्वमान्य स्वरूप मिला हुआ है। अधिकतर साहित्य इसी भाषा में रचा जा रहा है। दूसरी बोली हरियाणवी है। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। ये चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया है, क्योंकि ये पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में ये बहुत प्रचलित है और इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से जाना जाता है। तीसरी बोली कन्नौजी है। तो कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई क्षेत्र में है। और देखिए, ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द और बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु ये ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्यकुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी कहते हैं। अब ब्रज भाषा पर आते हैं। देखिए, ब्रज भाषा कैसे इसका नाम पड़ा, तो ये ब्रज क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसका नाम ब्रज भाषा पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों,
ब्रज भाषा का नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है क्योंकि शूरसेन प्रदेश की ये प्रमुख बोली रही है। ब्रज क्षेत्र का विस्तार जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और राजस्थान के भरतपुर आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहु प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव और अष्टछाप के अन्य कवियों की रचनाएं ब्रज भाषा से विकसित और मंडित हैं। ये मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हुई है। अगला है बुंदेली। तो बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर के आसपास का है। बुंदेली में लिखी गई आल्हा खंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है और आल्हा की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। अवधी के बारे में जानते हैं तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है और ये अयोध्या के आसपास बोली जाती है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की सर्वप्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद और बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में रची गई हैं, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधी में ही लिखी गई हैं। पूर्वी हिंदी की दूसरी महत्वपूर्ण बोली बघेली है। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा है, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसका क्षेत्र रीवा, सतना, मैहर, नागौद और जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली मानते हैं। छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। अब आइए पश्चिमी राजस्थानी में देखते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर और किशनगढ़ के कुछ हिस्से में ये बोली जाती है। लोक साहित्य में अगर जो देखा जाए तो मीरा के पद और रासो साहित्य यानी डिंगल भाषा में मारवाड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। दूसरा जयपुरी है। तो ढूढ़ाड़ी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुर, किशनगढ़ आदि में इसे ढूढ़ाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाती है, जो झालवाड़, कोटा, बारा क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी तरह देखिए मेवाती बोली। तो उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में ये प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल आदि में मिलता है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। मालवा। तो मालवी बोली राजस्थान के दक्षिणी भाग में मालवा प्रदेश में ये मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब आइए बिहारी उपभाषा की बोलियों को देखते हैं। तो इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली है।
ये बहुत मीठी बोलियां हैं। भोजपुरी बिहार के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण और सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। मगही बोली तो बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही है। मागधी अपभ्रंश की ये विकसित बोली है। ये पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है और मगही में लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। मैथिली तो ये मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया है। ये मुख्य रूप से दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन झा और रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। अब आइए पश्चिमी पहाड़ी बोली पर आते हैं। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला और अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और आप देखिए मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। ये गढ़वाल और कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत इसी क्षेत्र के हैं और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है और नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है और हिंदी की प्रमुख उपभाषा और बोलियों से जो संबंधित जानकारी रही है, ये इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो ये वीडियो आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में ये तैयार किया गया है। इसे हमने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के हिंदी विषय के लिए, साथ ही साथ बीए, एमए और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आदि के दृष्टि से इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। जो भी प्रमुख तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, इस वीडियो के अध्ययन के क्रम में आप उसको अलग से नोट करते जाइएगा ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।